सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। बहरी उकाब समुंदर की बफरी हुई मौजों का सीना चीरता हुआ अपनी मंजिल की जानब बढ़ रहा था और मैं अर्शे पर खड़ा रीलिंग पर मजबूती से दोनों हाथ जमाए समुंदर की मौजों का जायजा ले रहा था। सिर्फ एक रोज पहले ही जहाज के बूढ़े और तजर्बाकार कप्तान एटले ने मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि हम अन करीब बहरुल काहल के बदतरीन तूफान से दो चार होने वाले हैं। एटले का ताल्लुक पुर्तगाल के एक ईसाई खानदान से था। बहरी उकाब पर वो तकरीबन 18 साल से कप्तान था और इस जहाज पर उसने दुनिया के बेशतर ममालिक और दूर दराज का सफर बारहा किया था। उम्र के साथ साथ उसका तजर्बा भी वसी और गहरा हो गया था। जहाज के नाम से उसकी शख्सियत भी बड़ी हद तक मुनासब रखती थी। उसकी आंखें हर वक्त किसी ऐसे उकाब की मानो टपकती रहती थी जो अपने दुश्मन पर झपटने के लिए बेकरार रहता है। बज़ाहिर वो एक सीधा सादा और कम सुखन शख्स वाक़या हुआ, लेकिन उसकी शख्सियत की गहराई और उसके तजर्बे का अंदाज उसके चेहरे और पेशानी पर नजर आने वाली शिकनों से बखूबी लगाया जा सकता था। उसकी रंगत जले हुए तांबे की तरह और बाल भूरे थे और उम्र की 50 से ज्यादा मंजिलें तय कर लेने के बावजूद उसके कवी हैकल बेहद मजबूत थे और वह हर वक्त मुस्तैद और चाको चौबंद रहने का आदी था। इस वक्त भी जबकि मैं रेलिंग से लगा खड़ा लापरवाह नजरों से मौजों के तलातुम से लुत्फ अंदोज हो रहा था। एटले अपने मखसूस अंदाज में दूर भी नजरों से लगाए किसी आने वाले खतरे को महसूस करने में मुनहिक था और मैं कुछ देर तक अर्शे पर तन्हा खड़ा रहा और मेरा वफादार कुत्ता टॉमी मेरे करीब ही मौजूद था। उसकी हिलती हुई दुम एक बार मेरे पैरों से टकराई तो मैं ना जाने क्यों सारी जान से लर्ज उठा। मेरी मुहैयत टूट गई और मैंने नजरें नीची करके टॉमी को देखा जो मेरे अचानक चौंकने से एक लम्हे को खुद भी गड़बड़ा गया था। और फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी जुबान बाहर निकाल ली और मुझे ऐसी नजरों से देखने लगा जिसमें शर्मिंदगी का इजहार कूट कूट कर भरा हुआ था। और मुझे टॉमी पर बेइख्तियार प्यार आ गया और मैंने कदरे झुककर उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अकीदत से मेरे कदमों पर अपनी थूथनी मसलनी शुरू कर दी। मैंने एक सरसरी सी नजर बूढ़े एटले पर डाली जो कंट्रोल रूम के शीशे से टिका हुआ अपना बल खाया हुआ बेहंगम पाइप सुलगाने में महू था और मैंने टॉमी की जंजीर रीलिंग से निकालकर अपने हाथ में ले ली और फिर कदम उठाता हुआ अपने कैबिन की सिमत जा रहा था कि एक मोड़ पर अचानक जहाज का नायब कप्तान जैक्सन जो डेनमार्क का रहने वाला था सामने आ गया और हस्बे मामूल उस वक्त भी उसने मेरी बजाय पहले टॉमी पर एक गहरी नजर डाली और फिर उसके होंठों पर एक पुरइसरार तबस्सुम उभर आया। जैक्सन की इस मखसूस आदत को मैं बहरी सफर के आगाज ही से मुतअद्दिद बार नोट कर चुका था। जाने क्यों वो टॉमी को देखते ही किसी गहरी सोच में गर्क हो जाता और फिर उसके होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट उभर आती और पहले मेरा ख्याल था कि शायद जैक्सन को कुत्ते पालने का शौक रहा होगा, लेकिन बहरी मुलाजमत में वो इस शौक की तकमील करने से मजबूर था। मगर एक रोज जब मैंने यूं ही बरसबील तज़किरा जहाज के कप्तान एटले से इस अमर का तज़किरा किया तो बूढ़े कप्तान की कुशादा पेशानी पर नागवार तासरात के इजहार के तौर पर बेशुमार आड़ी तिरछी लकीरें उभर आईं। चंद सानिये तक वो अपनी तजर्बाकार निगाहों से मुझे घूरता रहा और फिर होंठ चबाते हुए कदरे मजम आवाज में कहा, हो सकता है कि जैक्सन को टॉमी के जिस्म के अंदर भी कोई पुरइसरार रूह भटकती हुई नजर आ रही हो। क्या मतलब? एटले की जुबान से किसी भटकती हुई पुरइसरार रूह का जिक्र सुनकर मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। मैंने उस बूढ़े को वर्जीदा नजरों से देखा
اور ایک لمحے کو میرے دل میں ایک نیا خیال ابھرا کہ شاید ایٹلے کو کسی طرح میرے سفر کی غرض و غایت کا علم ہو گیا ہے، اور ممکن ہے میرے دوست سرجن کیلاش نے ایٹلے کو ان دور دراز جزیروں کے بارے میں خریدنے کی کوشش کی ہو جو اپنی تاریخی پس منظر کے اعتبار سے پر اسرار مشہور تھا، اور جہاں ہم ایران جانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ بوڑھے کپتان نے، جو بحری سفر کا طویل تجربہ رکھتا تھا، محض کیلاش کی زبانی ان جریدوں کا نام سن کر ہمارے سفر کے بارے میں کچھ نتائج اخذ کر لیے ہوں، اور پر اسرار روحوں کا ذکر صرف ایک اتفاقیہ مطابقت ہو جس نے مجھے وقتی طور پر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں بدستور ایٹلے کو وضاحت طلب نظروں سے گھورتا رہا، اور پھر میرے ذہن میں اپنے دوسرے دوست جیکب کا خیال بڑی صورت سے ابھرا۔ جیکب ایک انگلو انڈین پادری کا لڑکا تھا، اور باپ کے انتقال کے بعد حالات نے اسے فادر جیکب بنا دیا۔ رنگ و شکل کے صورت کے اعتبار سے وہ انگلو انڈین کی بجائے انگریز لگتا تھا، گورا چٹا، دراز قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک، لیکن بقول سرجن کیلاش کی اس کے پاس سوائے عقل کے اور کسی چیز کی کمی نہ تھی، اور اسے کسی قسم کی پوری کرنے کی صرف ایک صورت تھی: جیکب کی بس بھری ہوئی کھوپڑی کا آپریشن کر کے اس میں تھوڑا سا بھیجا رکھ دیا جاتا۔ بہرحال ہم تینوں ہی بہت گہرے دوست تھے، اور اسی لیے میں نے اصرار کر کے کیلاش اور جیکب دونوں کو اپنا شریک سفر بنا لیا۔ عجب نہیں تھا کہ جیکب نے اپنی معصوم حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے کپتان ایٹلے اور میرے سفر کی پر اسرار نوعیت سے آگاہ کر دیا ہو، اور بوڑھا پرتگال اس وقت بھٹکتی ہوئی روحوں کا تذکرہ چھیڑ کر میرا بھید لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے قدرے درست لہجے میں اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا: بھلا ٹامی کی ذات کا کسی بھڑکتی ہوئی روح سے کیا تعلق؟ ٹامی کا نہ صحیح، لیکن جیکسن کا بھڑکتی ہوئی روحوں سے بہرحال بہت گہرا تعلق ہے، ایٹلے نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ روحوں کو بلانے کا عمل جانتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے بوڑھے کو کوریدتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم جیکسن کے دعوے کی تصدیق نہیں کرو گے؟ مجھے غلط سمجھنے کی کوشش مت کرو میرے عزیز، ایٹلے نے بڑے سپاٹ اور خشک لہجے میں کہا۔ جیکسن میرا ہم پیشہ ہے، اور گزشتہ 18 سال سے وہ بھی اسی جہاز پر اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، اور ہمارے درمیان آج تک کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن کیا؟ میں نے ایٹلے کے اچانک خاموش ہو جانے پر بے چینی کا اظہار کیا۔ ذاتی طور پر میں ان باتوں کا قائل نہیں ہوں، ایٹلے نے ٹالتے ہوئے جواب دیا، اور میں نے آج تک کبھی جیکسن کو روحوں کو بلانے کا عمل کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ اس جہاز پر سفر کرنے والے اکثر شوقین سیاحوں نے جیکسن کے دعوے کی تصدیق کی ہے۔ جیکسن کی شخصیت کے بارے میں تمہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ میں نے بات کو ذرا آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ نہایت دلیر اور تجربہ کار شخص ہے، اور میرے ساتھ اس کا طرز عمل ہمیشہ دوستانہ رہا ہے۔ آج تک اس نے کبھی بحیثیت کپتان کے مجھے اپنے کسی عمل سے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ خطروں کے وقت وہ ہمیشہ پیش رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ موت برحق ہے، شاید اسی لیے جیکسن کبھی ہراساں نظر نہیں آتا، اور مجھے اس کی یہ عادت بے حد پسند ہے۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ میں نے یوں ہی دریافت کیا۔ 12 سال پرانی بات ہے کہ ایٹلے نے زنگ آلود پیتل کی سلائی سے پائپ کی راہ کو کوریدتے ہوئے ایک سرد آہ بھر کر جواب دیا۔ جیکسن نے جزیرہ ہوائی کے ایک نوخیز اور الڑ سی حسینہ سے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ اس وقت وہ بے انتہا خوش تھا، لیکن اس کی یہ خوشی بڑی عارضی اور ناپائیدار ثابت ہوئی، اور شادی کے صرف 2 روز بعد ہوائی سے جزیرہ سولومن کے سفر کے دوران اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس سے روٹھ گئی۔ اس کی موت میں اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھی کہ جہاز کے عملے کے تمام افراد حیران رہ گئے۔ اس روز میں نے پہلی اور آخری بار جیکسن کو کسی معصوم بچے کی مانند پھوٹ کر اور بلک کر روتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو سمندر کی بےتاب لہروں کے حوالے کر دیا۔ اور کیا؟ میں نے تجسس بھری آواز میں پوچھا۔ اس دن کے بعد سے جیکسن نے روحوں کو بلانے کا عمل سیکھنا شروع کر دیا۔ ایٹلے نے پائپ کی سرد راکھ نیچے گراتے ہوئے جواب دیا۔
शुरू में मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसका शौक दीवानगी की हद तक पहुंच गया तो मैंने अपनी जुबान बंद कर ली। और यूं भी वो अपनी अपनी मर्जी के मुख्तार हैं और बिला वजह एक दूसरे के मामलात में टांग फंसाना अक्सर दुश्वारी और हादसात का पेशखैमा भी साबित होता है। 1.5-2 साल तक जैक्सन पर हर वक्त रूहों को बुलाने का अमल सीखने का भूत सवार रहा और फिर वो नॉर्मल नजर आने लगा। शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। एक बार उसने मुझसे भी कहा था कि अब वो जब चाहता है अपनी रूठी हुई मोहब्बत को दोबारा गैर मादी सूरत में हासिल कर लेता है और पहले उससे बातें करता है। और मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ज़हरे लब मुस्कुराकर चुप हो गया। जैक्सन को गालबन मेरी खामोशी गरां गुजरी, शायद इसीलिए उसने दोबारा कभी इस मसले पर मुझसे गुफ्तगू नहीं की। और मैं एटलस से कुछ और मालूमात करना चाहता था, लेकिन अमले के एक कारिंदे ने उसे इंजन रूम की बाबत कुछ बताया तो वह मुझसे माजरत तलब करता हुआ निहायत बरक रफ्तारी से इंजन रूम की जानब चला गया और बात आई गई हो गई। उसके बाद कुछ तो सफर के सिलसिले में और कुछ अपने दोस्तों के साथ इतना मसरूफ रहा कि जैक्सन की जात में मजीद दिलचस्पी ना ले सका। लेकिन उस वक्त अचानक मिड भीड़ हुई और टॉमी को देखकर उसके होंठों पर फिर वही पुर इसरार तबस्सुम उभरा तो मैं जब्त ना कर सका और अज़े खुद उसके करीब रुकते हुए बोला, मेरे दोस्त, अगर तुमको मेरा टॉमी पसंद आ गया है तो मैं बखुशी उसे तुम्हारी नजर कर सकता हूँ। शुक्रिया मोहतरम, उसने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब दिया। आपका नाम हकीकतन बहुत खूबसूरत है, तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। मैंने दोस्ताना अंदाज में उसे दोबारा पेशकश की तो वह मुस्कुरा दिया। मुझे पालतू जानवरों का कभी इस हद तक शौक नहीं है, उन्हें गले का हार बना लूं, जैक्सन ने कहा और फिर टॉमी को गौर से देखने लगा। क्या तुम्हें मेरे टॉमी में कोई खास बात नजर आती है? मैंने उसकी मुहैयत को महसूस करते हुए दरियाफ्त किया। जी हाँ, वो यकलख्त गहरी संजीदगी से बोला और फिर लापरवाही से कहने लगा, अब मुमकिन है कि मेरी बात को मजाक समझें, लेकिन मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मौजूदा सफर में टॉमी आपके और आपके साथियों के लिए बेहद अहम साबित होगा। हो सकता है कि किसी खास मौका पर टॉमी आप तीनों के लिए निजात दहंदा भी बन जाए। बहुत खूब, मैंने दिलचस्पी लेते हुए बेतकल्फी से कहा। क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें मुस्तकबल में झांकने का शौक भी है? नजूम और पामिस्ट्री से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं मेरे मोहतरम, वरना मगरब में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो छोटे छोटे शोबदों पर भी ईमान ले आते हैं और बाजूगरों को मुंह मांगी रकम देने पर आमादा हो जाते हैं। जैक्सन ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर मोहतात होकर बोला, हाँ, मैंने यूं ही तफरीही तबाह के लिए रूहों को बुलाने के 2-3 गुर सीख रखे हैं। ओह, मैं इस तरह चौंका जैसे उसकी ये सिफत पहली बार मेरे इल्म में आई हो। फिर तो तुम हमारे लिए बेहद कार आमद आदमी साबित हो सकते हो। मसलन तुम किसी रूह को तलब करके ये भी दरियाफ्त कर सकते हो कि हमारा ये सफर कामयाब होगा या नहीं, और ये कि हमने जिस मकसद के लिए ये सफर इख्तियार किया है उसमें हमें किस हद तक कामयाबी होगी। क्यों नहीं, वो बड़े पूरे एतमाद लहजे में बोला। रूहों को आने वाले हालात का बखूबी इल्म होता है, लेकिन सियाह किस्म के लोग इस किस्म की बातों पर यकीन नहीं रखते। वो तो उसे महज वक्त गुजारी का मशगला समझते हैं। क्या तुम हमारे लिए भी अपने इस फन का मुजाहरा कर सकते हो? क्यों नहीं, बशर्ते कि आप इसे पसंद करें। टॉमी के सिलसिले में तुम्हें रूह ने क्या इतला दी है? मैंने जैक्सन को जरा छेड़ने की खातिर जहर खंड से पूछा। एक लम्हे को जैक्सन के चेहरे के तासरात में खिंचाव पैदा हो गया। उसे मेरी बात गरां गुजरी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो अपने होंठों पर तबस्सुम बिखेरते हुए निहायत खंदा पेशानी से बोला, मेरे मोहतरम, गैब का इल्म खुदा के सिवा किसी और को नहीं, मगर कियास करने पर कोई पाबंदी भी नहीं। इल्मे कियाफा के बारे में भी मैंने पढ़े लिखे लोगों से बहुत कुछ सुन रखा है। काला जादू के बारे में तो मैंने बेशुमार लोगों को कसम खाते सुना है, मगर बात अपने अपने अकीदे की है। मैं आवागौन के मसले को नहीं मानता, लेकिन हिंदू धर्म के बड़े बड़े पिंडत पुजारी उस पर एतकाद रखते हैं। मैं अकीदों और एतकादों की बातों में नहीं उलझना चाहता मेरे दोस्त, मैंने जैक्सन के लहजे की काट को महसूस करते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा। अलबत्ता टॉमी में तुम्हारी बढ़ती हुई दिलचस्पी का सबब जरूर दरियाफ्त करना चाहता हूँ।
فی الحال میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں میرے محترم کہ ٹامی آپ کے لیے کسی موقع پر ایسی ڈھال ثابت ہوگا جو موت اور زندگی کے بھیانک کھیل میں بڑا اہم اور نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ٹامی ہمیں کسی وقت موت کے منہ سے باہر نکالے گا، اور میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں پھر کسی وقت تفصیل سے اس مسئلے پر آپ سے گفتگو کروں گا، بشرطے کہ آپ پسند کریں، جیکسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت میں فوری طور پر کپتان ایٹلے سے مل کر اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج کی رات بحری عقاب اور اس کے مسافروں کے لیے بھاری ہے۔ ایٹلے مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ہم عن قریب بحر شمالی کے خطرناک سائیکلون میں بھی دو چار ہو سکتے ہیں، اور میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جیکسن نے مجھے دیکھنے کی بجائے ایک بار پھر ٹامی کو دلچسپ نظروں سے دیکھا اور پھر مسکراتا ہوا کنٹرول روم کی سمت چلا گیا۔ غالباً اس نے میری بات پر توجہ نہیں دی، یا پھر دیدہ دانستہ اس نے میری ذات سے زیادہ ٹامی کے وجود کو اہمیت دینے کی کوشش کی۔ میں چند ثانیے اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا اور پھر قدم اٹھاتا ہوا اپنے کیبن میں آ گیا۔ اس وقت شام کے 5 کا عمل رہا ہوگا۔ بحری عقاب ڈنمارک ایک بگڑے ہوئے دل رئیس زادے کا انتہائی خوبصورت جہاز تھا، جسے اس نے اپنے ذاتی اور خاص استعمال کے لیے تیار کرایا، لیکن جب اس کا دل اکتا گیا تو اس نے اپنے لیے دوسرا جہاز بنا لیا اور بحر عقاب کو کرائے پر چلانا شروع کر دیا۔ اس میں عملے کے رہائش کمروں کے علاوہ کچھ پرتعیش کیبن، ایک کامن روم اور علیحدہ علیحدہ ڈرائنگ روم بھی موجود تھے۔ 2 مختصر کیبن بھی تھے جو غالباً مخصوص ملازموں کے لیے بنوائے گئے تھے۔ غرض ہے کہ بحری عقاب سیاحوں کے لیے ہمیشہ توجہ کا مرکز بنا رہتا، اور میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گا کہ میں نے جس خطرناک سفر کا ارادہ کیا اس کے لیے مجھے بحری عقاب بے آسانی مل گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے بہترین اور عزیز ترین دوست کیلاش اور جیکب بھی خلاف توقع اس سفر پر میرے ساتھ شریک ہونے پر آمادہ ہو گئے۔ شاید اس کے لیے انہیں اس سفر کے دوران پیش آنے والے ان سنگین اور ہولناک واقعات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا جن کا ذکر میں آگے کروں گا۔ تبورن سے سڈنی کے سفر کے دوران کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا جس کا تذکرہ ضروری ہو۔ سڈنی سے ہمارا جہاز سووا کی طرف روانہ ہوا، جو سڈنی سے 1700 میل کے فاصلے پر تھا۔ خوشگوار موسم سڈنی تک ہمارے ساتھ رہا، لیکن سڈنی کی بندرگاہ سے روانہ ہوتے ہی بوڑھے پرتگال کپتان نے ہمیں خطرناک طوفانوں سے مقابلے کے لیے تیار رہنے کی تاکید کر دی۔ کیلاش مہم جو طبیعت کا مالک تھا، اس پر طوفانوں کے ذکر کا کوئی اثر نہ ہوا، لیکن جیکب کی حالت طوفان آنے سے بیشتر ہی غیر ہونے لگی، اور وہ ہر وقت ہونٹوں کے درمیان کچھ بولتا رہتا اور بار بار یوں آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا جیسے خداوند سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو۔ رات کے کھانے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں جمع ہوئے تو اس وقت بھی جیکب کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہونٹوں کی جنبش بے دستور آہستہ آہستہ جاری تھی۔ باہر بارش کا زور شروع ہو چکا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے ہوا کی شدت میں کمی آ گئی، اور میرا خیال تھا کہ سمندری سفر میں تیز بارشیں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی تیز ہوائیں زحمت کا باعث بن جاتی ہیں، اور میں نے کرسی پر آرام کے بیٹھے ہوئے ایک نظر اپنی دستی گھڑی پر ڈالی۔ اس وقت رات کے 9:15 کا عمل تھا، اور کھانے کے بعد آخری بار جب میں عرشے کی طرف گیا تو موسلا دھار بارش کا تانتا لگا ہوا تھا۔ کپتان ایٹلے نے بحر شمالی میں آنے والے سائیکلون کی تباہ کاریوں کے امکانات کے پیش نظر ہمیں محتاط رہ کر حالات سے مقابلے کا مشورہ دیا، لیکن جیکسن نے بڑے واضح طور پر کہا کہ آج کی رات بحری عقاب اور اس کے مسافروں پر بھاری ہے۔ ہر چند کے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں کچے عقیدوں کا قائل نہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے جیکسن کی پیش گوئی میں وزن محسوس ہوا۔ اسی وجہ سے میں کھانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس طرح جیکب کی پریشانی بھی کچھ کم ہو گئی، لیکن چہرے کی زردی ابھی تک برقرار تھی، اور میں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کیلاش کو مخاطب کیا۔ جیکسن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اچھا خاصا صحت مند آدمی ہے، بظاہر اسے ایسی کوئی بیماری نظر نہیں آتی جسے ہماری زبان میں مہلک یا خطرناک کہا جائے۔
सुना है वो रूहों को बुलाने का अमल जानता है, तुम्हें कैसे मालूम? बूढ़े कप्तान ने बताया था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कदरे तवक्कुफ से बोला, जैक्सन मेरे टामी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है और मैंने इस घर से एटले को टटोलना जरूरी समझा था कि जैक्सन का टाइप समझ सकूं। कुत्ते में दिलचस्पी? जैक्सन ने हैरत से कहा और फिर बुरा सा मुंह बनाकर अपनी राय का इजहार किया। हो सकता है बहरी मुलाजमत के इख्तियार करने से पहले वो म्यूनिसिपैलिटी का मुलाजिम हो और आवारा कुत्तों को पकड़कर ठिकाने लगाना उसके फराइज में शामिल हो। बको मत, कैलाश ने उसे घूरते हुए निहायत संजीदगी से डांटा। अगर ऐसा होता तो इस वक्त तुम हमारे दरमियान ना होते, अब तक वो तुम्हें भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगा चुका होता और तुम उससे ज्यादा मियारी मजाक की तुमसे तवक्का भी नहीं की जा सकती, जैकब ने हकारत से कहा। जैक्सन का ख्याल है कि मेरा टामी किसी मौका पर हमें मौत के मुंह से बचाने में बेहद कार आमद साबित होगा, मैंने बदस्तूर संजीदगी से कहा। शोबदाबाजी, जैकब कैलाश को घूरते हुए बोला। अक्सर अनाड़ी डॉक्टर और सर्जन भी मरीज को देखते ही बिला वजह उसके मामूली मर्ज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। मैं सिर्फ अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, मगर मेरे नजदीक ये निहायत घटिया और पुरलक्षण तरीका है। एक माहिर सर्जन का फर्ज है कि वह मर्ज और मरीज दोनों को देखकर कोई राय कायम करे। कैलाश मुस्कुराया। और तुम्हारे बारे में जो राय मैं कायम कर चुका हूं वो निहायत मुस्तंद है। जैक्सन ने एक अहम बात और भी कही जिसका ताल्लुक आज रात से है, मैंने कैलाश और जैकब की नोक झोंक नजरअंदाज करते हुए कहा। उसका कहना है कि आज की रात जहाज और उसके मुसाफिरों पर भारी गुजरेगी। मुझे उसका अंदाज उस वक्त हो गया था जब तुम दोनों ने सियामी जोड़े को जहाज पर जगह दी। जैकब के लहजे में संजीदगी सी। तुम भूल रहे हो कि जैकब के उन मियां बीवी को जहाज पर सवार हुए कई दिन गुजर चुके हैं, जबकि जैक्सन ने आज की रात को हमारे लिए भारी करार दिया है। कैलाश ने जैकब को समझाते हुए कहा और फिर दबी जुबान में बोला, तुमने शायद ऐसा सियामी औरत को गौर से नहीं देखा। सर से पांव तक क्यामत ही क्यामत है, बेहद खूबसूरत और हसीन। शैतान हमेशा ऐसे ही खूबसूरत और हसीन चेहरों में नजर आता है। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो फिर तुम फजी जजीरे पर जहाज के नीचे उतरने की जहमत गवारा ना करना, इसलिए कि वहां तुम्हें कदम कदम पर हसीन चेहरों से वास्ता पड़ेगा। कैलाश ने जैकब को छेड़ते हुए कहा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि फजी जजीरे की हसीन लड़कियां पादड़ियों को अपने खूबसूरत जाल में फांस कर हमेशा के लिए पालतू बना लेती हैं। अभी कैलाश और जैकब में ये दिलचस्प नोक झोंक जारी थी कि कमरे में जैसे अचानक भूचाल आ गया। यकीनन किसी तेज लहर ने पूरी शिद्दत से बहरी उकाब की कुव्वत को ललकारा था और नतीजे के तौर पर जहाज के हचकोला खाने से ड्राइंग रूम की बेशतर राशि चीजें अपनी जगह छोड़कर फर्श पर आ गईं और मेरे जहन में जैक्सन की पेशगोई के अल्फाज गूंजने लगे। कैलाश भी यकलख्त संजीदा हो गया और जैकब के चेहरे को देखकर तो यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके होंठों की बदबदाहट भी तेज हो गई। हमने खामोश निगाहों से एक दूसरे को देखा, लेकिन बेशतर इसके कि कुछ तबादला ख्याल कर सकते। जहाज ने एक झकोला और खाया और मैंने अगर कुर्सी के हथों पर अपनी गिरफ्त मजबूती से ना जमा ली होती तो यकीनन मुंह के बल फर्श पर लटक गया होता। कैलाश ने भी निहायत फुर्ती से खुद को संभाल लिया, लेकिन जैकब दूसरे झटके की रो से खुद को ना बचा सका और अपनी निशस्त से लड़कर नीचे फर्श पर गिर पड़ा। खुदावंद रहम, जैकब की खौफजदा आवाज हमारे कानों से टकराई। जहाज का दूसरा हचकोला खाते ही टॉमी ने, जो मेरे कदमों के करीब खामोश बैठा था, करी आवाज में भौंकना शुरू कर दिया। हालात ने इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर करवट ली कि हम बड़बड़ा कर रह गए। फिर कैलाश ने गालबन जैकब को फर्श से उठाने के लिए अपनी निशस्त छोड़ दी कि तीसरे हचकोले के साथ वो भी लड़खड़ाता हुआ फर्श पर बिछे दबीज कलीन पर ढेर हो गया। उसी लम्हे एक मलाह भागता हुआ कैबिन के दरवाजे पर नमूदार हुआ और चीख कर बोला, हजरात, बाहर शदीद तूफान है और खुद को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। मलाह के जाते ही मैंने कैलाश को दोबारा संभल कर उठते हुए देखा, लेकिन जहाज तो गालबन
तूफानी लहरों के दरमियान फंस चुका था और बुरी तरह हचकोले खाने लगा। टॉमी बदस्तूर भौंके जा रहा था। कैलाश बड़ी मुश्किल से एक सतून का सहारा लेता हुआ दोबारा अपनी कुर्सी पर आ गया और मेरे लिए कुर्सी पर होने के बावजूद अपना तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल था। बाहर से उठने वाली मौजों और हवाओं के तेज झक्कड़ का मिला जुला शोर कान के पर्दों को फाड़ने लगा। बहरी उकाब, जिसके बारे में सफर के आगाज के वक्त हमारा अंदाजा था कि वो बड़े से बड़े तूफानों का मुकाबला कर सकता है, इस वक्त खौफनाक लहरों के सामने पूरी तरह बेबस होकर अपनी बका के लिए तड़प रहा था और हचकोले खा रहा था। फादर जैकब, कैलाश ने पूरी कुव्वत से चीखते हुए जैकब को मुखातब किया, जो जहाज के हचकोलों के साथ साथ इधर उधर फर्श पर गर्दिश कर रहा था और किसी ठोस चीज से टकराकर किसी खतरनाक हादसे से दो चार भी हो सकता था। होश में आओ, हिम्मत से काम लो, कोशिश करके किसी कुर्सी या मेज के पाए को मजबूती से पकड़ लो, वरना के बाद कैलाश की आवाज भी हल्क के अंदर ही घुट कर रह गई। इस बार किसी बफरी हुई तूफानी लहर ने इतनी कुव्वत से जहाज को उछाला कि हमारे दिल दहल गए। कुर्सियों के हत्थों पर हमारी गिरफ्त मजबूत न रह सकी और दूसरे ही लम्हे मैं और कैलाश भी मुंह के बल फर्श पर आ गए और मैंने फर्श पर लड़कते हुए फर्श से जुड़ी हुई मेज के एक पाए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे पूरा कैबिन गुप अंधेरे में डूब गया। शायद जहाज के डायनेमो ने काम करना बंद कर दिया था। तारीकी के बायस मैं मेज के पाए को ना थाम सका और पूरी कुव्वत से लड़कता हुआ कैबिन के दीवार से टकरा गया। टॉमी बराबर खौफनाक अंदाज में भौंके जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी वफादारी में कोई फर्क नहीं आया। अंधेरे के बावजूद मेरी बू सूंघता हुआ करीब आकर मेरे पैरों से चिमट गया और ये देगर बात है कि तूफानी लहर के दूसरे रेले ने उस बेज़बान को फिर मुझसे दूर कर दिया। जमाल, तुम किस तरफ हो? कैलाश की आवाज मेरे कानों से टकराई और वो मेरे करीब ही बाएं जानब कहीं था, लेकिन मुझे उस तूफानी शोरगुल की आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। मैं कैलाश को लेकर अपनी पोजीशन से आगाह करना चाहा, लेकिन उसी लम्हे आंखों के सामने अनगिनत जुगनू चमक कर गुप्त अंधेरों में गायब हो गए। मेरा सर किसी ठोस और वजनी शय से टकराया था और चोट इतनी शदीद थी कि मेरा जहन तारीकियों में मदम होने लगा और मौत का तस्वर मेरे असाब को झंझोड़ गया। उस वक्त मुझे इस बात का होश नहीं था, लेकिन डूबते हुए जहन में एक सवाल सदाए बाज गश्त बनकर बार बार गूंज रहा था, क्या मैं अपनी काजल, अपनी द्रक्षा को दोबारा हासिल ना कर सकूंगा? तूफान की शिद्दत कितनी देर बरकरार रही और हम कितनी देर तक बेहोशी की कैफियतों से दो चार रहे, इसका अंदाजा हमें नहीं था। अलबत्ता दूसरी बार मेरे जहन ने आहिस्ता आहिस्ता वक्त जागना शुरू किया, जब कैबिन के दरवाजे को पूरी शिद्दत से पीटा जा रहा था। मैं गनूदगी और नीम बेहोशी की हालत में लड़खड़ाता हुआ उठा और बेमुश्किल दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोल दिया। शायद रात को हम में से किसी ने उसे मुतकफल करने की हमाकत कर दी थी, या फिर तूफान की वजह से वो अध खुद लाख हो गया था। दरवाजा खुलते ही सूरज की नीम गर्म रोशनी और हवा के ताज़ा झोंकों ने मेरे जहन पर बड़ा खुश अखबार असर डाला और मेरे जहन में गुजरे हुए तूफान की याद ताज़ा होने लगी। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े हुए जहाज के अमले को और चारों अफराद को देखा जो गालबन कप्तान के हुक्म पर दरवाजा तोड़ने आए थे, वहां जकजा हुए थे। एटले ने उनके पीछे फिक्रमंद खड़ा था और दरवाजा खुलते ही वो तेजी से लपक कर सामने आ गया। मेरे अजीज, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत हो, लेकिन तुम्हारे दूसरे साथी, मैं भी खड़िए से हूँ। मेरी पुश से कैलाश की आवाज उभरी और मैंने तेजी से पलट कर देखा। उसकी जगह एक दो जगह मामूली सी खराशें थीं, लेकिन बज़ाहिर कोई शदीद चोट नजर नहीं आई। उसी लम्हे टॉमी भी मेरे करीब आकर दुम हिलाने लगा। वो पूरी तरह तमदादा नजर आ रहा था। जैकब का क्या हाल है? मैंने कैलाश से दराफत किया। वो फर्श पर आबनूसी मेज के नीचे ऊंधा पड़ा हुआ है और मैंने उसकी नबर टटोल कर देखा और फिक्र की कोई बात नहीं थी। रब्बे अजीम की बरकतों का नतीजा है मेरे अजीज के रात तूफान बहुत जल्द टल गया और हमें किसी जानी या माली नुकसान से दो चार नहीं होना पड़ा। कप्तान ने संजीदगी से जवाब दिया और फिर ज़हरे लाभ मुस्कुराते हुए बोला, समुंदर में इस किस्म के तूफान तो आते ही रहते हैं।
क्या आइंदा भी ऐसे तूफानों से दो चार होने का अमकान है? कैलाश ने बड़ी मासूमियत से पूछा। अभी तो इब्तिदा हुई है अजीज, एटले ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाएगी तूफानों के खतरात भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन इन तूफानों से क्या डरना? मल्लाह और सियाह तो तूफानों को बहरी सफर का एक जरूरी हिस्सा समझते हैं। मेरा मकसद कुछ और था। कैलाश ने जल्दी से बात बनाते हुए सवाल किया। मैं दरअसल ये तो पूछना चाहता था कि क्या जहाज शदीद और मुंह जोर तूफानों का मुकाबला करने के काबिल है? मेरे अजीज, कबल अज वक्त यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, एटले ने संजीदगी इख्तियार करते हुए जवाब दिया। कप्तान और उसके साथी कुछ देर बाद चले गए तो हमने भी ड्राइंग रूम में आ गए, जहां हर तरफ अफरा तफरी का समा था और ज्यादातर वजनी फर्नीचर फरिश्ते जुड़े हुए थे और उसे अपनी जगह से टस से मिस नहीं हुए। लेकिन डेकोरेशन का सामान और दीवारों पर लगी हुई तस्वीर इधर उधर बिखरी हुई थी। सोफों और कुर्सियों के दरमियान आबनूसी मेज के नीचे हस्बे दस्तूर ऊंधा मुंह पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन पर कुछ अजीब सा नवाज कड़वी नजर आ रही थी, जिसे देखकर मुझे तशवीश होने लगी और मैंने कैलाश से कहा, कैलाश जरा देखो, कहीं उस गरीब की गर्दन की हड्डी तो नहीं टूट गई? घबराने की जरूरत नहीं, कैलाश ने फर्श पर बैठकर दोबारा जैकब की नब्ज की रफ्तार देखते हुए कहा। यह पूरी तरह जिंदा है और अन करीब होश में आने वाला है और यूं भी ढीठ किस्म के लोग आसानी से नहीं मरा करते। और मुझे कैलाश का वो बेवकत रिमार्क बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये दुरुस्त है कि हम तीनों एक दूसरे के ना सिर्फ ये कि हम जमात रह चुके थे बल्कि बेहतरीन जिगरी दोस्त भी थे, लेकिन इसके बावजूद आड़े वक्तों में हमें एक दूसरे के लिए बुरी बात जुबान से निकालने का कोई हक नहीं था। जैकब और कैलाश में हर वक्त ठड़ी रहती, लेकिन वो दिल की गहराइयों से एक दूसरे को चाहते थे। बहरहाल मैं कैलाश की बात सुनकर बेवकत मजाक पर कोई सख्त तनकीद करने के बारे में सोच रहा था कि जैकब ने आहिस्ता से खुद को फर्श पर चत पोजीशन में लाकर कराहते हुए कहा, काश मैं मर ही गया होता, इतनी अजियत तो ना बर्दाश्त करनी पड़ती। फिक्र ना करो, वो वक्त भी दूर नहीं जब धरती तुम्हारे बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेगी। लेकिन फिलहाल तुम्हें मौत की नहीं, आबे हयात की जरूरत है, कैलाश ने संजीदगी से कहा और फिर करीब रखी हुई ब्रांडी की बोतल उठाकर जैकब के मुंह से लगा दी। और मैं जो एक लम्हे बेशतर कैलाश को संरदश करने के बारे में सोच रहा था, बेइख्तियार मुस्कुराने लगा। ब्रांडी से जैकब की हालत कुछ बेहतर हुई तो वो उठकर एक सोफे पर बैठ गया। क्या तूफान गुजर गया? उसने आराम से बैठने के बाद कैलाश से दरियाफ्त किया। नहीं, कैलाश ने तेजी से कहा, तो मैं बेहोश देखकर वक्ती तौर पर टल गया था, अब दोबारा शुरू हो जाएगा। तुम बताओ जमाल, जैकब ने मुझे मुखातब किया, क्या हम सब वाकई महफूज हैं? हाँ, खुदा का शुक्र है, जो मुसीबत आई थी वो बखैर खूबी टल गई, मैंने जैकब को दिलासा देते हुए कहा। कोई जानी और माली नुकसान भी नहीं हुआ। फिर भी जो पेश गोई जैक्सन ने की थी वो दुरुस्त साबित हुई। जैकब के लहजे में संजीदगी थी। ओह, मैं चौंका, जैक्सन को तो मैं भूल ही गया था। मैं नहीं मानता, कैलाश ने तेजी से कहा। तजर्बाकार जहाजरां इस किस्म की पेशगोइयां अक्सर कर देते हैं और हमारे देश में मौसम की पेशगोइयां करने वालों का हाल देख लो। जहां पानी का कोई कतरा आसमान से टपका, आकाश पर ओले काले बादलों की कोई टुकड़ी ही नजर आई, दूसरे दिन बड़े धड़ल्ले से धुआंधार बारिश की खबर आ जाती है। तुम अपने देश और अपने धर्म की बात मत करो, जैकब अड़ गया। तुम्हारे धर्म में तो आवागौन को भी माना जाता है। क्या साबित करना चाह रहे हो फादर? कैलाश ने सपाट नजरों से उसे घूरते हुए पूछा। तुम्हारे धर्मात्माओं के मुताबिक आत्मा एक शरीर को छोड़कर अगर दूसरे शरीर को अपना सकती है या जन्म ले सकती है, तो क्या शरीर से निकली हुई उसी आत्मा को जंतर मंतर के जरिए बुलाया नहीं जा सकता? जैकब ने दलील पेश की। गोया तुम दोनों इस बात पर ईमान ले आए हो कि जैक्सन रूहों को बुलाने का अमल जानता है और उसके मुंह से जो बात निकलेगी वो हमेशा सच साबित होगी। कैलाश ने हम दोनों को घूरते हुए संजीदगी से पूछा। गैब का हाल सिवाय खुदा के किसी और को नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल जैक्सन ने गुज़श्ता रात के बारे में जो कुछ कहा था वो भी गलत नहीं था, मैंने दबी जुबान में जवाब दिया। ना जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि जैक्सन की शख्सियत यकीनी तौर पर पुरइसरार है। बहुत खूब, कैलाश कहकर लगाते हुए बोला। अजीब मुंतक है,
एक तरफ तुम लोग खुदा के वजूद को अजीम व बरतर मान रहे हो और दूसरी तरफ ये भी तस्लीम करने के लिए मजबूर हो कि जैक्सन की कही हुई बात भी गलत साबित नहीं हुई। हम इस झगड़े को खत्म करने के लिए जैक्सन का इम्तिहान भी ले सकते हैं। जैकब ने तजवीज पेश की। तजवीज माकूल है, मैंने जैकब की तायीद करते हुए तेजी से कहा। मगरब के लोग ब्लैक मैजिक को बहुत ज्यादा मानते हैं। जैकब ने कैलाश को घूरते हुए पूछा, तुम उनको क्या कहोगे? वो भी तुम्हारी ही तरह अहमक कहलाने के मुस्तहिक हैं। कैलाश ने उलझते हुए जवाब दिया और फिर उठते हुए बोला, हमें चलकर अपने कैबिनों का हाल भी देखना चाहिए। खुदा जाने वहां क्या अफरा तफरी हमारी तवज्जो की मुंतजिर हो। कैलाश ये कहता हुआ बाहर चला गया तो जैकब के होंठों पर फातहाना मुस्कुराहट उभर आई और वह राजदारी से बोला, तुमने देखा मेरे दोस्त, कैलाश मेरी दलीलों के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गया। कुछ फहमी है तुम्हारी, मैंने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। कैलाश बुनियादी तौर पर सर्जन है और चीड़ फाड़ करना उसकी आदत है। जरा बच कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी तबलीगी सलाहियतों को उस पर आजमाने की कोशिश करो और वह तुम्हें भी चीड़ फाड़ कर रख दे। खैर छोड़ो, ये बताओ जैक्सन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? जैकब ने बड़ी खूबसूरती से बात बदलते हुए कहा, क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम उसकी सलाहियतों का इम्तिहान ले डालें? अगर वो सच्चा है तो आइंदा हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। तुम कैलाश को आमादा कर लो, जैक्सन को अमली मुजाहरे के लिए तैयार करना मेरा काम होगा। ठीक है, मैं कैलाश को राम करने की कोशिश करता हूँ। और जैकब भी उठकर मेरे साथ हो लिया। इस वक्त भी मैं जैकब और कैलाश की दिलचस्प छेड़छाड़ पर खामोश बैठा मुस्कुरा रहा था कि एक मला घबराया हुआ कैलाश के करीब आकर बड़ी लिहाजे से बोला, डॉक्टर साहब, अगर आपको जहमत ना हो तो मेरे साथी को चलकर देख लें, उसकी हालत बहुत तेजी से खराब हो रही है। चलो। कैलाश फौरन ही उठ खड़ा हुआ। लपक कर कैबिन से वो अपना इमरजेंसी बैग लाया और फिर हम सब तेज तेज कदम उठाते हुए उस मलाह के साथ हो गए। जहाज पर मलाहों या मुसाफिरों की तबीयत अक्सर खराब होती रहती है। बेशतर लोगों को पहले समुद्री सफर के दौरान शदीद चक्कर और उल्टियां शुरू हो जाती हैं और कुछ बेसियार खोरी की आदत की बिना पर फूड पॉइजन का भी शिकार हो जाते हैं। मुमकिन है इस मलाह के साथी के साथ भी कोई ऐसा ही मामूली हादसा पेश आया हो, लेकिन उसके लबो लहजे में यकीनन कोई ऐसी खास बात जरूर थी जिसने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। सफर के आगाज ही पर यह बात जहाज के बेशतर अमले को मालूम हो गई कि कैलाश सर्जन है। चुनाचा सफर के दौरान अक्सर अमले के अफराद को उसकी जरूरत पेश आती रहती और कैलाश हमेशा निहायत मोहब्बत और खंदा पेशानी से उनके काम आता। लेकिन इस वक्त मलाह की बौखलाहट ने उसे भी जाने क्यों गड़बड़ा दिया था। हम आगे पीछे तेज तेज कदम उठाते एक मुक्त सिर से कैबिन में दाखिल हुए, जहां एक मलाह फर्श पर पड़ा माहियो बेआब की मानद तड़प रहा था। सूरतो शक्ल और जिस्मानी एतबार से उसे बेहद तंदुरुस्त तवाना कहना बेजा ना होगा। उसकी सेहत काबिल रश्क थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर शदीद कर्ब और अजियत के मिले जुले तासरात उभर रहे थे। वो किसी जिबा होते हुए बकरे की तरह आप ही आप फर्श पर पिछाड़े खा रहा था। उसके दांत सख्ती से एक दूसरे से जकड़े हुए थे और मुंह से झाग उठ रहे थे। दोनों हाथों की उंगलियां बुरी तरह अकड़ कर रह गईं, यूं जैसे उन्हें शिकंजों में जकड़कर एक दूसरे से अलहदा कर दिया गया हो। एक बात जो मैंने पहली नजर में खास तौर पर महसूस की वो ये थी कि कर्ब की हालत से दो चार शख्स के तमाम जिस्म पर खून की सुर्खी नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे और गर्दन पर हल्दी जैसी जर्दी छाई हुई थी। उसे यकीनन मिर्गी का दौरा पड़ा है। मैं उसके हक में दुआ करता हूँ, जैकब ने हमदर्दाना अंदाज में कहा और फिर कैबिन से बाहर जाकर आसमान की जानब चेहरा बुलंद करके और आंखें मूंद कर कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गया। कैबिन में आदमियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, इसलिए कैलाश ने मेरे और बीमार के साथी के अलावा बाकी तमाम अफराद को बाहर निकाला और फिर इमरजेंसी बैग खोलकर वो कोई इंजेक्शन तैयार करने लगा। डॉक्टर साहब, मेरा साथी ठीक तो हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो बेहतर करता है। कैलाश ने इंजेक्शन तैयार करते हुए मरीज के साथी से कहा। उसे पूरी कुव्वत से पकड़ लो ताकि मैं उसे टीका लगा सकूं। और मैंने झुककर मलाह के साथ मरीज को जकड़ने की कोशिश की।
لیکن وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے جسم میں نہ جانے کون سی ایسی شیطانی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ہم دونوں کے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا اور پچھاڑی کھاتا ہوا بار بار ہماری گرفت سے نکل جاتا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ آہستہ آہستہ زردی اس کی گردن سے نیچے اترتی آ رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا خون غائب ہوتا جا رہا ہو۔ جمال، کیلاش نے مجھے انگریزی زبان میں مخاطب کرتے ہوئے تیزی سے کہا، اسے ایک لمحے کو جکڑنے کی کوشش کرو تاکہ میں انجیکشن کے ذریعے دوا اس کے جسم میں پہنچا سکوں، اور اگر فوری طور پر انجیکشن نہ دیا گیا تو اس کی حالت تشویشناک حد تک خراب ہو جائے گی۔ اور پھر میں نے پوری قوت صرف کر دی۔ مریض کا دوسرا ساتھی بھی پسینے پسینے ہو رہا تھا، لیکن مریض کس طرح ہمارے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور میں نے تجویز پیش کی ایک دو آدمیوں کو وقتی طور پر کیبن کے اندر بلا لیا جائے تاکہ مریض کو انجیکشن دیا جا سکے۔ کیلاش نے میرے مشورے سے متفق ہو کر ہاتھ کے اشارے سے دو تندرست آدمیوں کو اندر بلا لیا، اور پھر ہم چاروں نے مل کر بمشکل مریض کو اس حد تک جکڑ لیا کہ کیلاش اپنا کام انجام دے سکتا۔ کیلاش کے معجب مریض کی زندگی بچانے کے لیے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی اور اہم تھا۔ چنانچہ مریض کے قابو میں آتے ہی کیلاش نے اسپرٹ میں ڈوبی ہوئی روئی اس کی بازو کی تڑپتی مچھلی پر پھیری، اور اس کے بعد جو کچھ بھی رونما ہوا اس نے ایک لمحے کو ہم سب کو گنگ کر دیا۔ کیلاش نے بازو پر اسپرٹ لگانے کے بعد بڑی سرعت سے انجیکشن لگانے کی کوشش کی تھی، مگر اچانک مریض کے جسم نے اتنی حیرت انگیز اور قوت اور برق رفتاری سے جھٹکا کھایا کہ نہ صرف ہم چاروں کی گرفت سے نکل گیا بلکہ اس کا ہاتھ پوری قوت سے لہرا کر کیلاش کے منہ پر پڑا۔ ضرب اتنی شدید اور غیر متوقع تھی کہ کیلاش جو گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا تھا پلٹ کر دوسرے چاروں طرف شانے چت گرا، اور سرنج اس کے ہاتھ سے نکل کر کیبن کی دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ ہماری عقلیں حیران رہ گئیں، اور پھر قبل اس کے کہ ہم مریض کی جان بچانے کے لیے دوبارہ سنبھل کر کوئی تدبیر اختیار کرتے، وہ آنکھیں کھول کر پاگلوں کی طرح اٹھا اور باہر کی جانب دوڑا۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی غیبی قوت اسے کنٹرول کر رہی ہو۔ باہر کھڑا ہوا مجمع کائے کی طرح چھٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ کسی بلا تغیر و افریت کی طرح ہاتھ اٹھا کر بھاگتا ہوا عرشے کی طرف گیا، اور ایک ہی جست میں چھلانگ لگا کر ریلنگ کے اوپر سے گزرتا ہوا سمندر کی لہروں میں مدغم ہو گیا۔ اس حادثے کی اطلاع بجلی کی طرح عملے کے افراد میں پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے عملے کے بیشتر لوگ عرشے پر جمع ہوئے۔ وہ ریلنگ پر جھکے اپنے اس ساتھی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے جس کا نام نارمن تھا۔ نارمن جو کچھ دیر بیشتر ان کے درمیان تھا، لیکن اب سمندر کی تہوں میں کہیں گم ہو کر رہ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ کپتان ایٹلے نے 20 منٹ کی کوشش کے بعد لوگوں کو واپس ان کے کام پر جانے کی تلقین میں کامیابی حاصل کی۔ 1 گھنٹے بعد سب کچھ دوبارہ نارمل ہو گیا۔ عملے کے جذبات میں پیدا ہونے والی گرمی بھی سرد ہو چکی۔ البتہ نارمن کے کیبن میں اس کے ساتھ رہنے والا دوست اڈگر ابھی تک اپنے کیبن کے سامنے کھڑا مغموم نگاہوں سے سمندر کی جانب گھورے جا رہا تھا۔ ہم دوبارہ اپنی کرسیوں پر واپس آ گئے۔ ہم میں سے کسی نے اس حادثے کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ گم سم بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے، اپنے اپنے طور پر اس پر اسرار حادثے اور نارمن کی حیرت انگیز موت کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ کیلاش ہمیشہ سے خوش مزاج، مہم جو اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب سے زیادہ طاقتور بھی تھا۔ اپنے پیشے کے اعتبار سے اسے سنگ دل بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت خلاف توقع وہ بھی گہری فکر مندی کا شکار نظر آیا۔ خاصی دیر تک ہمارے درمیان خاموشی طاری رہی، اور پھر میں نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے کیلاش سے دریافت کیا، کیا تم نارمن کی موت کے بارے میں کوئی آخری نتیجہ اخذ کر سکتے ہو؟ موت بہرحال موت ہی کہلائے گی، کیلاش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ البتہ نارمن کا مرض ابھی تک میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پہلی نظر میں میری تشخیص یہی تھی کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن دورے کی حالت میں یوں اچانک اٹھ کر بھاگنا اور خاص طور پر خودکشی کا اقدام کرنا، یہ تمام باتیں قابل توجہ ہیں۔ میں نے آج تک ایسا پیچیدہ اور حیرت انگیز کیس نہیں دیکھا۔ خودکشی ہی کیوں،
जैकब ने हाथ मलते हुए कहा। वो अगर दीवानगी की हालत से दो चार था तो बाहर खड़े हुए लोगों पर हमला कर सकता था, किसी और चीज से टकरा सकता, लेकिन जिस अंदाज में उस गरीब ने रेलिंग के करीब पहुंचकर छलांग लगाई, उससे बेज़ाहिर तो यही नतीजा निकलता है कि कोई शैतानी कुव्वत पूरी तरह उसके जहन पर हावी थी और मरने वाला उस नादीदा कुव्वत के हाथों बेबस और लाचार था। सब तो हम परस्ती है, कैलाश होंठ चबाते हुए बोला। फिर तुम उसकी मौत को क्या कहोगे? मैंने कैलाश को सवालिया नजरों से घूरते हुए कहा। तुम भूल रहे हो कि नॉर्मन पर ऐन उस वक्त शैतानी दौरा पड़ा जब तुम इंजेक्शन की सुई उसके जिस्म में दाखिल करने वाले थे। दौरा किसी वक्त भी पड़ सकता है, उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, कैलाश ने तलमलाते हुए जवाब दिया, लेकिन अंदाज ऐसा ही था जैसे वो खुद भी अपनी बातों से मुतमिन नहीं। तुम मुखवा कुछ भी कहो, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि नॉर्मन की मौत की पुष्ट पर किसी शैतानी कुव्वत का हाथ जरूर शामिल है। जैकब ने फैसला सादर करते हुए कहा। जादू टोने का जिक्र तो मुकद्दस किताबों में भी मौजूद है, क्या तुम उसे रद्द कर सकोगे? कैलाश ने सख्त नजरों से घूरकर जैकब को देखा और फिर होंठ काटने लगा। चंद लम्हों तक वो गौर फिक्र में डूबा रहा और फिर उसने अडगर को इशारे से करीब बुलाया। वो बेचारा अभी तक माऊम मगमूम था और उसकी भीगी पलकें बता रही थीं कि वो नॉर्मन की मौत पर बेहद गमज़दा था। कैलाश का दूसरा इशारा पाकर वो हमारे करीब ही आलती पालती मारकर फर्श पर बैठ गया। हमें नॉर्मन की मौत का उतना ही दुख है मेरे अजीज जितना तुम्हें है, कैलाश ने अडगर से नहायत निपे तुले और हमदर्दाना अंदाज में गुफ्तगू का आगाज करते हुए अपनी पेशा वराना महारत से कहा। उस जवान और बेवकत मौत पर जितना गम किया जाए कम है, लेकिन अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि आखिरत में उसके लिए नेक सिले की दुआ करें। रब्बे अजीम मरने वाले के हक में बेहतर करेगा, जैकब ने दुआ देते हुए कहा। क्या तुम्हारे साथी को इस किस्म का दौरा पहले भी पड़ता रहा है? कैलाश ने अडगर को खरीदने की खातर पूछा। नहीं साहब, आज पहली बार उसकी हालत अचानक खराब हुई थी। बस बैठे बैठे उसने हजियान बकना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। अडगर भर्राई हुई आवाज में बोला और मैं फौरन ही आपको खबर करने दौड़ा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ था। दौरा पड़ने से पहले उसने कुछ खाया पिया तो नहीं था। मेरा मतलब है कि कोई ऐसी शय जो जहरीली हो और जिसने तुम्हारे दोस्त की जहनी हालत को यकलख्त बेकाबू कर दिया हो, कैलाश ने आहिस्ता से सवाल किया। नहीं साहब, उसने दोपहर का खाना और शाम का कहवा मेरे साथ ही लिया था। क्या तुम्हें यकीन है कि नॉर्मन की कभी किसी से दुश्मनी नहीं हुई? कैलाश ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए दरियाफत किया। हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त की मौत का सबब कोई पुरानी अदावत हो। मैं समझा नहीं साहब। अडगर ने तेजी से चेहरा उठाकर कैलाश को वजाहत तलब नजरों से घूरा। हो सकता है कि किसी दुश्मन ने तुम्हारे दोस्त को काले जादू या सिफली का निशाना बना दिया हो। कैलाश के मुंह से पहली बार काले जादू या सिफली का नाम सुनकर मेरे अलावा जैकब को भी ताज्जुब हुआ, लेकिन कैलाश की संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया और वह बदस्तूर टिकटिकी बांधे अडगर को देख रहा था, जो काले जादू के नाम पर यूं चौंका जैसे उसे अचानक कोई भूली हुई मगर अहम बात याद आ गई हो, कोई ऐसी बात जो उसके लाश शऊर में महफूज थी और कैलाश के कुरीदने से शऊर के पर्दों पर उभर आई। एक लम्हे तक वो कैलाश को पलके झपकाए बगैर घूरता रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे उलझी हुई डोर का सिरा अचानक उसके हाथ आ गया हो। आहिस्ता आहिस्ता वो गैर इरादी तौर पर अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। उसके अंदर यकीनी तौर पर कोई तूफान सर उभार रहा था। जज्बात की तगियानी ने उसके चेहरे से मगमूमियत के फीके तासरात यकलख्त धो डाले थे। आहिस्ता आहिस्ता उसके असाब में नुमाया तनाव था पैदा हुआ और फिर उसने अपने होंठ के गोशे गर्द दांतों तले रोंदना शुरू कर दिया। अडगर, कैलाश की आवाज आहिस्ता से उभरी। क्या मेरा अंदाजा दुरुस्त है? जी। वो यूं चौंका जैसे अचानक किसी जज्बे ने उसे हम लोगों की मौजूदगी से कुछ देर के लिए बेखबर कर दिया हो। आपने कुछ कहा था साहब? क्या तुम बदरूहों और उनके इंतकाम पर एतमाद रखते हो? कैलाश ने नए जाविये से उसे टटोलने की कोशिश की। रूह अगर जिस्म को मुतहरक रख सकती है तो इंतकाम भी ले सकती है साहब। अडगर ने अपने म्यार के मुताबिक
मुंतक पेश करते हुए कहा, जिस्म इंतकाम ले तो तमाम दुनिया को नजर आ जाता है, लेकिन रूह के इंतकाम पर किसी कानून का अमल दाखिल नहीं होता। गोया डॉक्टर साहब का ख्याल दुरुस्त है। इस बार जैकब ने तुम्हारा दोस्त नॉर्मन किसी पुरानी दुश्मनी का शिकार हुआ है, शायद, एडगर होंठ चबाते हुए बोला और फिर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां जोर जोर से भींचने लगा। उसकी दोनों कंपटियों के करीब की नसें फूल कर खांसी उभर आई थी और खून की तमाजत भी चेहरे पर दो चंद हो गई। तुम जानते हो कि नॉर्मन का दुश्मन कौन था? मैंने एडगर की हालत को बदलते देखकर आहिस्ता से पूछा। हाँ, इस बार भी उसका जवाब बड़ा मुख्तसर था, मैनीखेज था। वो फौरी तौर पर हमारे सामने खुलकर किसी बात के इकरार से गुरेज कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे के तासरात इस बात की तर्जुमानी कर रहे थे कि वो अपने दोस्त की पुरइसरार मौत के राज को पा चुका है। क्या इसका दुश्मन का ताल्लुक भी बहरी उकाब से है? मैंने लोहे को तपता देखकर दूसरी ज़रब लगाई और मुझे अपने सवाल से मायूसी नहीं हुई। नॉर्मन यूं चौंक कर हैरत से मुझे देखने लगा, जैसे वो मुझसे जुबान खामोश से दरियाफत कर रहा हो कि मुझे इस बात का इल्म किस तरह हुआ। और एडगर की इस अज़तराबी कैफियत पर मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं और मैंने जो तीर महज अंदाजे से अंधेरे में छोड़ा था वो ठीक निशाने पर बैठा और मेरे दिल में बस यूं ही जैक्सन का ख्याल आ गया, जिसके बारे में जहाज के बूढ़े कप्तान ने बताया कि वो रूहों को बुलाने का अमल जानता है। उसने ये भी कहा था कि जैक्सन अपने इस अमल के बारे में किसी किस्म का मजाक बर्दाश्त करने का आदी नहीं, लिहाजा जहाज के अमले के तमाम अफराद उस सिलसिले में मुहतात रहते थे। नॉर्मल अमले के करिंदों में सबसे ज्यादा तनुमंद और ताकतवर था, इसलिए मुमकिन है कि उसने किसी मौका पर जैक्सन को मजाक में कोई ऐसी बात कह दी जो उसे नागवार गुजरी हो। और फिर नॉर्मन ने जिस अंदाज में दीवानगी की हालत में खुदकुशी के अमल का मुजाहरा किया, उसके पीछे भी मुझे किसी बदरूह या काले जादू का हाथ नजर आया और मौत से कबल वो यकीनी तौर पर किसी ऐसी नादीदा कुव्वत के ज़ेरे असर था जो उस पर पूरी तरह हावी थी। गर्जे के मेरा अंदाजा ठीक ही साबित हुआ। एडगर कुछ देर तक मुझे हैरत भरी नजरों से घूरता रहा और फिर कुछ कहना चाहता ही था, लेकिन अचानक उसकी नजर अर्श पर बाएं जानब पड़ी और दूसरे ही लम्हे वो तेजी से उठा और हमसे कुछ कहे बगैर तीर की तरह अपने कैबिन की तरफ वापस चला गया। जाते वक्त उसकी आंखों में खून की सुर्खियां बड़ी नुमाया तौर पर झलक उठी थी। मैंने एडगर के जाने के बाद गैर इख्तियारी तौर पर अरशे की बाएं जानब नजर डाली तो खुद भी चौंके बगैर ना रह सका। वहां जैक्सन इंतहाई लापरवाही से रेलिंग पर झुका खड़ा सिगरेट के कश लगाने में माहूर था और मुझे ये फैसला करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि नॉर्मन की मौत में किसी न किसी जाविये से जैक्सन का हाथ जरूर शामिल है। और एडगर उसको देखने के बाद ही हमारे करीब से उठ गया। मेरे अलावा जैकब और किलाश ने भी एडगर की अचानक उठकर वहां से अज़तराबी हालत में जाने और अरशे पर जैक्सन की मौजूदगी को नोट किया था। आई सी, कैलाश ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी आंखों में तफक्कुरात के गहरे तासरात मौजूद थे। उसकी नजरें बदस्तूर जैक्सन पर जमी हुई थीं। गोया तुम भी ईमान ले आए, जैकब ने मुसर्रत का इज़हार करते हुए कहा। मुझे पहले ही शक था कि नॉर्मन की मौत गैर तबी हालात में हुई है। हमें अब संजीदगी से जैक्सन के सिलसिले में गौर करना पड़ेगा। मैं कदरे हकारत से बोला। तशखीस अगर गलत हो जाए तो मर्द बढ़कर किसी मरीज को मौत के घाट तक पहुंचा देता है, कैलाश ने बड़े सुलझे हुए लहजे में कहा। हमें किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम जो कुछ सोच रहे हैं वो गलत हुआ हो और महज हमारी बातों ने एडगर के दिल में भी जैक्सन की तरफ से हकारत और इंतकाम के जज्बे को हवा दे दी। जाहिर है कि नॉर्मन की मौत सब ही के लिए पुरइसरार साबित हुई है। नॉर्मन की मौत, ऐसी हालत में नॉर्मन के करीबी दोस्तों की ज़हनी हालत नॉर्मल होने में कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कभी कभी तो उसकी जड़ें इंसानी वजूद में अचानक इतनी गहरी और मजबूत होती हैं कि एक मामूली सी मुताबिकत भी शकूक का पेश खेमा बन जाती है और उसके बाद हालात संगीन सूरतें भी इख्तियार कर जाते हैं। अगर तुम सर्जन ना बनते तो एक कामयाब मुकर्रर जरूर बन सकते थे,
जैकब ने उकताए हुए लहजे में कहा। हमारे देश के नथिया भी तुम्हारे ही अंदाज में सीधी सादी बातों को उलझाकर और गलत रंग देकर अवाम को बहकाने में कामयाब हो जाते हैं, और मेरी मानो सर्जरी छोड़कर लीडरी के पेशे को अपना लो। कैलाश ने जैकब की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर यूं टाल गया जैसे उसने जैकब को कोई अहमियत देनी मुनासिब ना समझी हो। बहरहाल मैंने कैलाश को कायम करने की कोशिश की। इतना तो तुम मानते हो कि एडगर जैक्सन को देखने के बाद ही हमारे पास से उठा था। 100% तस्लीम करता हूँ, लेकिन उससे ये कब साबित होता है कि नॉर्मन की मौत में जैक्सन ही का हाथ हो सकता है? कैलाश ने जिरा शुरू कर दी। ठोस सबूत के बगैर दुनिया का कोई कानून किसी शख्स को मुजरिम या कातिल नहीं गर्दान सकता। शक शुबा तो किया जा सकता है, जैकब तेजी से बोला। वो तुम्हारी जात पर भी किया जा सकता है। कैलाश झल्ला गया। हो सकता है कि तुमने नॉर्मन को तबलीग के जरिए अपने मजहब में शामिल करने की कोशिश की हो, और उसके इनकार पर तुमने रब्बे अजीम से उसके हक में भयानक और होलनाक मौत की दुआ मांगी हो, जो कबूल हो गई हो। गोए अब तुम मुझे बको मत। कैलाश ने उसकी बात तेजी से काटते हुए कहा। एडगर पर नॉर्मन की मौत ने बड़ा गहरा असर किया है, और मैं तुम्हारी बात तस्लीम करता हूँ, लेकिन क्या तुम जैक्सन की मौत को यकसर फरामोश कर सकते हो? मैंने संजीदगी से कहा। हालात के पेशे नजर उसकी जात और पुरइसरार वजूद को नजरअंदाज कर देना दानिशमंदी के मुतरादिफ होगा, और तुम भी जज्बाती हो रहे हो जमाल। कैलाश ने बदस्तूर बुजुर्गी से जवाब दिया। ये मैंने कब कहा कि जैक्सन की जात शुबे के अमकानात से बालातर है? हो सकता है कि तुम लोगों के ख्याल के मुताबिक असल मुजरम जैक्सन ही हो, लेकिन हमें उसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने से पहले कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश करने होंगे जो नॉर्मन की पुरइसरार मौत का मुतहर्रिक बने हों, या उसकी तहरीर में उनका हाथ भी मुलव्वस हो। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हम जैक्सन के करीब आने की कोशिश करें। एटले ने मुझे बताया था कि जैक्सन मुसाफिरों की तफरीह और तबाह के लिए उनकी फरमाइश पर रूहों को बुलाने के अमल का मुजाहरा करता रहता है। मैंने जैकब की तायीद करते हुए कहा। हम भी जैक्सन से फरमाइश कर सकते हैं, बशर्ते कि तुम भी आमादा हो। आखिरी जुमले पर मैंने दीदा दानिस्ता ज्यादा जोर दिया था। मुझे कोई एतराज नहीं, कैलाश बोला। नॉर्मन की मौत में भी जैक्सन की जात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया हूँ। देखो, वो हमारे ही तरफ आ रहा है, जैकब ने आहिस्ता से कहा। हमने पलट कर देखा। जैक्सन हस्बे मामूल मुस्कुराता हुआ हमारी जानब आ रहा था। हम अपनी अपनी निशस्तों पर संभल कर बैठ गए, लेकिन इस तरह कि जैक्सन को यह एहसास भी नहीं होने दिया कि हम उसकी जात पर शक कर रहे हैं या उसकी वजह से मोहतात हुए हैं। मेरे मोहतरम, आज आपका टामी नजर नहीं आया। जैक्सन ने करीब आकर बराह रात मुझसे दरियाफ्त किया। मैंने कदरे मुस्कुराकर जवाब दिया कि नॉर्मन की मौत के बाद मैं उसे कैबिन में मैंने बंद कर दिया, और मुझे भी नॉर्मन की बात पर दुख हुआ है। जैक्सन ने यकलक संजीदगी इख्तियार करते हुए जवाब दिया। वो अमले में सबसे ज्यादा जानदार और कारआमद था। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे दोस्त? मैंने उसकी बात को बेतकल्फी से पूछा। क्या नॉर्मन की मौत को तुम पुरइसरार नहीं कहोगे? दुनिया में हजारों ऐसे इसरार मौजूद हैं, अक्ल जिनकी तोजीह पेश करने से कासर है। हम हजारों बातों पर एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं होते और उन्हें ज़ईफ़ुल एतकादी कहकर दरगुजर कर जाते हैं, लेकिन जब ऐसे ही कोई नाकाबिल यकीन बात या हादसा हमारे इल्म में आता है तो हम उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मगर बहुत जल्द ऐसे हादसों को खुर्च कर अपने जहनों से निकाल फेंकते हैं। जैक्सन का चेहरा किसी किस्म के अंदरूनी जज्बात की तर्जुमानी से यकसर आरी था, और वो निहायत संजीदगी से अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला। हो सकता है कि आप हजरात नॉर्मन की मौत को भी नाकाबिल तोजीह समझ रहे हों, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी मौत काले जादू का नतीजा थी। काला जादू? कैलाश ने चौंकने की बड़ी शानदार अदाकारी करते हुए हैरत से कहा। तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है कि नॉर्मन की मौत काले जादू के सबब हुई है? मैंने तेजी से पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम गालबन उसकी मौत के वक्त कहीं करीब मौजूद नहीं थे, जैकब दबी जबान में बोला। आपका ख्याल दुरुस्त है होली फादर, जैक्सन ने बड़े एहतराम से जैकब को देखते हुए जवाब दिया। जिस वक्त नॉर्मन की मौत वाकया हुई
उस वक्त मैं इंजन रूम में जहाज के फर्स्ट इंजीनियर मिस्टर बास्टन के साथ था। आप चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं। इसके बावजूद तुम इतने वसूख के साथ नॉर्मन की मौत को ब्लैक मैजिक का करिश्मा कैसे कह रहे हो? जैकब ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए सवाल किया। इस वक्त वह खिलाफे तवक्का बड़ी दानिशमंदी की बातें कर रहा था। वो हालात जो मुझे मेरे साथियों ने बताए हैं, जैक्सन बोला। मैं जब किसी को अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती हूँ तो वो जीते जागते इंसानों की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। शायद इसीलिए डॉक्टर साहब इंजेक्शन देने में भी नाकाम रहे और मरने वाले ने सब लोगों से फरार हासिल करके खुद को समुंदर की आगोश में फेंक दिया। वो तो ठीक है मिस्टर जैक्सन, लेकिन एक मिनट डॉक्टर, जैक्सन ने कैलाश की बात काटते हुए कहा। अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। मुझे मेरे साथियों ने यह भी बताया था कि नॉर्मन के चेहरे और गर्दनों पर खून की तमाज़त की बजाय जर्दी फैली हुई थी, और यही चीज उस बात की अलामत है कि वो ब्लैक मैजिक का शिकार हुआ है। वैसे मुमकिन है कि कुछ लोग नॉर्मन की मौत में मेरा हाथ महसूस कर रहे हों। जैक्सन का आखिरी जुमला सुनकर कैलाश के अलावा मैं भी चौंक उठा। जैक्सन की गुफ्तगू ने अचानक पेचीदा और पुरअसरार सूरत इख्तियार कर ली। एक तरफ पूरे यकीन से नॉर्मन की मौत को किसी बदरूह का इंतकाम बता रहा था, और दूसरी तरफ उसने बड़ी खूबसूरती से और सफाई के साथ अपनी जात को भी शामिल कर लिया था। मगर क्यों? क्या उसे हमारी बातों की सुनगुन मिल गई थी, या फिर उसकी पुरअसरार कुव्वतों ने उसे हमारे दिलों के बेर से आगाह कर दिया था?